हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो हिंदी में है उस जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से आपके एनसीईआरटी की किताब में ये चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, और आपके विज्ञान का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को हर एक शब्द का मतलब समझाते हुए चलूँगा, और इस पाठ से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं एकदम अपने भाषा में तोड़कर बताने का प्रयास करूँगा। ओके। और क्लास 9 में आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक अभिक्रिया क्या है, यानी फिजिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आपको पता है कि फिजिकल रिएक्शन मुख्यतः तो दो तरह के होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो पहला जो भौतिक होता है वो कि अगर किसी चीज़ को हम अभिक्रिया करा के और पुनः उससे प्राप्त कर पाते हैं, मतलब अगर हम लोग पानी को भाप बना लिए, वाष्प, और वाष्प को फिर पानी अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? ये कहलाएगी भौतिक अभिक्रिया, यानी फिजिकल रिएक्शन। लेकिन अगर हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, कोयला को जलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तो क्या हम राख को फिर कोयला बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। तो इस पाठ में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक, उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वो भी पूरे विस्तार के साथ अच्छे से। तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को और समझते हुए चलिएगा। और अगर ये सब हमको कहना पड़े कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पूरा क्लास 10 यानी मैट्रिक का परीक्षा का तैयारी मुफ्त में कराया जा रहा है। आइए, आपके दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मी में जो कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये आपको देखना है कि क्या होता है। लोहे का तवा को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन होता है, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पचा, और जब हम सांस लेते हैं तो ये एक एक्टिविटी दे दिया है, आपको बोल रहा है कि आप लोग खुद इस पे चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए कि क्या होता है ऐसा करने पर। तो आपको पता है कि गर्मी के दिन में खाना जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन ठंडे के दिन में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ठंडे के दिन में लेट से होती है और गर्मी के दिन में गर्म ताप के वजह से ये जल्दी हो जाता है। ओके। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। इन सभी परिस्थितियों के में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति का पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मतलब कि अगर इन सभी चीज़ को, जैसे हम मान लीजिए लोहे को बाहर रख दिए तो वो कुछ दिनों के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है। मूर्छा जो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में या हिंदी में, मूर्छा लगना शुरू हो जाता है। तो मूर्छा लगता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्र को ग्रहण करने लगता है। ग्रहण करने के बाद उसमें मूर्छा लगना शुरू हो जाता है, तो वो प्रारंभिक अवस्था से कुछ बदल जाता है। ठीक। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक अवस्था और पदार्थ का और रासायनिक दोनों के बारे में क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्यों? क्योंकि हम उस वस्तु को पहले जैसा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ओके। और लाइक कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ध्यान से चीज़ों को बस आपको सुनना है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं करना है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो कौन सा कलर निकलता है? तो चमकदार श्वेत यानी सफ़ेद लौह, ठीक, चमकीली लौह निकलती है सफ़ेद कलर का। कब? जब मैग्नीशियम के फीते को, जो रिबन का होता है, रिबन फीते को जब जलाया जाता है तो सफ़ेद कलर का चमकदार लौह प्रकट करता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन
तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, जैसे Mg रिएक्ट करेगा O2 के साथ, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना देता है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे? तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जला देंगे तो राख हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, पहले कुछ कलर का था, अब श्वेत लौ निकलने लगा मैग्नीशियम के फीते को जलाने पे। गैसों का निष्कासन, अब जब हम लोग जलाते हैं तो कुछ गैस भी तो निकलता है। और तापमान में परिवर्तन, मतलब तापमान बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये चार चीज़ें मुख्यतः यह निर्धारित करती हैं कि किसी भी चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इन अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम बताए हैं कि इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ उसके समीकरण को और उसके प्रकार को भी पढ़ना है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा हेडिंग, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इस संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इस शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ठीक, जैसे देखो अभी हम बताए हैं मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, सॉरी उस टाइम हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बोल दिए थे गलती से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और इधर वाले को उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। इंग्लिश में रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे आएगा उसको देखते हैं हम लोग। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें अभिकारक होते हैं, यानी अभिकारक यानी रिएक्टेंट होते हैं। इस अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं यानी प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोगों को फिर से हम मिटा के बता रहे हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उस समय वो अभिकारक है। ठीक, यहाँ तक वो अभिकारक है और अभिक्रिया कर दिया, ये तीर मार दिया, तो तीर मारने के बाद वो उत्पाद में परिवर्तित हो गया, यानी अभिक्रिया हो जाने के बाद हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं यानी उत्पाद। ओके, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और इसको तीर बना के इसको प्रोडक्ट किए, मतलब ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक, तो तीर के माध्यम से हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हाँ इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अभिकारकों के बीच योग का यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम था, प्लस का चिन्ह लगाए थे ऑक्सीजन के साथ, ठीक, तो प्लस का साइन लगाते हैं, बाईं और LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर इसे दाईं और RHS लिखा जाता है। मतलब अगर उधर भी बाएं साइड में यानी प्रोडक्ट के तरफ, उत्पाद के तरफ भी हम लोग प्लस लगा के दो तत्वों को, एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, मतलब ये जो तीर का सिरा है वो किधर होगा, प्रोडक्ट के तरफ यानी उत्पाद के तरफ इधर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे चीज को ध्यान से बस सुन लेना है। देखिए रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक, यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का समीकरण स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा, तो Mg प्लस O2 तो MgO। ओके, इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन ये अभी संतुलित नहीं है। ठीक, संतुलित नहीं है तो संतुलन करना है कैसे,
कभी किसी समीकरण को कैसे संतुलन करना है हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस चीज़ों को समझ लेना है। देखिए, दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है यदि संतुलित समीकरण है, यदि नहीं है तो संतुलन जो समीकरण है वो असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। मतलब अगर Mg यहाँ है, यहाँ O2 2 है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो MgO केवल लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये संतुलित नहीं है। अभी ये देखिए यहाँ पे संतुलित नहीं है, तो इसके आगे अगर हम 2 लगाते हैं तब संतुलित होगा, और इसके आगे भी 2 लगाएंगे। तो हम अभी बता रहे हैं आपको कि समीकरण संतुलित कैसे करना है, उस पे हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए, संतुलित समीकरण का महत्व क्या है कि देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब जो मास है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब वही चीज बताएं है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा किसका, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब अभिकारकों की संख्या जो होगा वो उत्पाद की संख्या के बराबर होगा। यही ये चीज इसमें दर्शाया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार का अलग अलग समीकरण के माध्यम से इस चीज को दर्शाया गया है। तो इस सब चीज को बस आप लोग एक बार नजर दौड़ा देंगे तो काम हो जाएगा, बिना मतलब का पूरा पढ़ना नहीं है। अब हम लोग सीधे आते हैं उस जगह जहां रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखा गया है, वहां से हम लोग उसके को समझेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उसका नोट्स बनाएं तो हम बताएंगे हेडिंग क्या देना है और कहां से कहां तक लिखना है। ओके, तो आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग सीधे अब देखते हैं। चलिए, तो आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार टॉपिक दिख रहा है। अब आप बोलेंगे सर पीछे का चैप्टर कहाँ गया, तो यार वो सब केवल एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से उतना आपका समय बर्बाद होगा। बिना मतलब का आपको ताकत वहाँ लगाना है जहाँ से आपको कुछ फायदा हो। ओके, आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और विश्वास करो, जो पढ़ा रहे हैं निश्चिंत होकर पढ़ो, उससे बाहर नहीं आएगा। और एक अच्छी स्थिति चाहते हो तो जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह बस फॉलो करो। देखिए, क्लास 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, और न ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अभी आप देखें Mg + O2, ये अभिक्रिया किया तो क्या बना, MgO। तो ये 2 अलग अलग थे, मिल के तीसरे नए का उत्पादन किए। अभी आपने पीछे देखा है, मैग्नीशियम का उदाहरण हम इसलिए बार बार दे रहे हैं क्योंकि वो आपके NCERT की किताब में है। उसी आधार पे पहला आपका जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप पहले इसके परिभाषा को देख लीजिए। देखिए, ऐसी अभिक्रिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा जो लोग नोट्स बना रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आपके सामने आ जाएगा, CaO है यानी बुझा हुआ चूना, और H2O पानी जानते ही हैं। ये अभिक्रिया करके 2 लोग मिल के एक तीसरे का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। ठीक है, और ये क्या था, CaO क्या था, बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आ गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र पे हम एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे, निश्चिंत हो जाइए। तो देखिए 2 तत्व है मिल के एक तीसरे का निर्माण किए, तो इसी को बोलते हैं अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग मिलकर एक तीसरे का निर्माण करते हैं, जो तीसरा इन दोनों से अलग होता है लेकिन मिलकर इसी से बना है। ठीक, अब आइए दूसरा,
दूसरा देखते हैं कौन सा अभिक्रिया है भाई, संयोजन अभिक्रिया को सरल शब्दों में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब आपस में जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करें, मतलब एक अलग उत्पाद का प्रोडक्ट का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब आइए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे आपको देखना है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन का सूत्र है, O2 ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O पानी है। इन लोगों में अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊर्जा का उत्पत्ति हुआ है, उत्पादन के में ऊर्जा बाहर निकला है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, ये लिख के और नीचे अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपको ये समीकरण लिख देना है। आइए नीचे वाले लाइन में चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए वियोजन का मतलब भी समझ में आ गया। वियोजन का मतलब क्या, वियोग, वियोग में लोग दूर होते हैं, मतलब जो अभिक्रिया है एक वो टूट के दो अलग अलग हो जाएगा। फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि इसका परिभाषा आपको लिखना कैसे है। देखिए यहां से आपको लिखना है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटा छोटा रूप प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब एक छोटा एक बड़ा, देखो एक बड़ा बड़ा टूटकर छोटा प्लस छोटा बनाएगा, मतलब एक बड़ा कोई टूट के छोटा छोटा बनाएगा। अब कितना छोटा होगा उससे मतलब नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा छोटा बन सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आगे समझ में। और संयोजन अभिक्रिया तो छोटा छोटा मिल के बड़ा बनाएगा, वो उल्टा हो जाता है। ठीक, ये सब देखिए यहाँ पे आपको दिया है, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा जो लोग नोट्स बना रहे हैं। CaCO3 अभिक्रिया कर रहा है ऊष्मा की उपस्थिति में, तो CaO और CO2 में टूट रहा है, मतलब ये बड़ा टूट गया किस में, छोटा प्लस छोटा। ठीक, वही चीज है, समझ गए। अब आते हैं तीसरे प्रकार पे। तीसरा प्रकार जो इनका है नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, 1 मिनट स्लाइड थोड़ा लगा लें। ये सब अभिक्रिया आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ सकते हैं अपने संतुष्टि के लिए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना हम करवा रहे हैं बस उसको देखते चलिए। चलिए तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पहले हम अपने भाषा में समझा दे रहे हैं कि देखिए जब पहला दूसरे को मार के पीट के हटा दे, मतलब पहला हटा के खुद आ जाए और दूसरा उसको हटा के अपने जगह पे चल जाए। ठीक, मतलब एक दूसरे को एक हटा के अपना जगह बना लेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं जो इसका लिखना है आपको कि कैसे इसको लिखना है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में लोहा यानी आयरन, यहाँ पे आपको समीकरण दिखा हुआ है कि दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। एक लाइन में चीज को समझ जाइए कि विस्थापन अभिक्रिया में हटाने का काम होता है। कौन हटाएगा, जो बरियार होगा। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, देखो Fe यानी आपको यहाँ पे कॉपर आयरन दिख गया, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब आयरन जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर कमजोर पड़ गया तो इसको मार के अलग हटा दिया। ठीक, अपने बरियार है तो सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो एक जब हटा के दूसरे के जगह पे बैठ जाए, दूसरा कहाँ है तो दूसरा हट के दूसरे तरफ चला जाएगा। कॉपर अभी SO4 के साथ था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो आयरन इसके साथ जुड़ गया और कॉपर कमजोर पड़ गया तो कॉपर अलग हो गया।
ठीक, तो हटाने का काम कौन करेगा? जो मजबूत होगा। अभिक्रिया का यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे इस अभिक्रिया में, और यहाँ पे ये जो समीकरण है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जिंक और लेड, लेड जानते ही हैं, जिंक जानते ही हैं। आइए द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस वहाँ पे एक को विस्थापित कर रहा था, मतलब एक को हटा रहा था, यहाँ पे दो को हटाएगा। द्वि मतलब दो, दो को हटा देगा कौन? जो बरियार होगा, जो बरियार होगा वही ना हटाएगा। आइए देखते हैं, इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिसमें व्हाइट पीपीटी का निर्माण होता है, यानी सफ़ेद अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसमें उसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन में आपको करना क्या है कि इसका उदाहरण आपको दे देना है। ओके, अब आइए द्वि अभिक्रिया, जो द्विविस्थापन है उसको देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण जो विलयन में रहता है, यहाँ से वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। ठीक, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, हम बड़ा कर दे रहे हैं। NaSO4 है, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं पहले, अच्छे से समझ जाओगे तो एक विस्थापन हो चाहे द्विविस्थापन हो सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ NaSO4 है, यहाँ BaCl2 है, अभिक्रिया हुआ तो ये Na जो है वो अब देखो कहाँ है? Cal के साथ, यानी NaCl के साथ और BaSO4 के साथ। देखो BaSO4 के साथ एक हटा दिया दूसरे को, और जो ये Na है वो Cl2 के साथ चला गया। इसमें दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, और ये NaCl के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, यानी सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि यह अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका 2, 8 और 1, तो एक बाहरी विन्यास में इसका बचता है बैलेंसी, तो इसलिए इस पर एक चार्ज होता है। और क्लोरीन में एक का कमी रहता है उसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसलिए उसमें एक माइनस का चार्ज होता है। ठीक, यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आज रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोग एक बार हमें टोटल चीज़ों को समझने में भी असमर्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है, और सभी जानकारी आपको फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। विशेष करके आप टेलीग्राम ग्रुप को और फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। और ये पार्ट 1 था, आपको जैसा कि पता ही है, इस थंबनेल पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्ट 2 इसका आएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपको अपलोड पहले ही हम कर दिए थे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पहले ही अपलोड कर दिए थे। ये कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है, फिजिक्स का लाइट चैप्टर हम आपको ऐसे ही लाइन बाय लाइन पढ़ के जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन करवा के, याद करवा के, अपने भाषा में समझा के आपको बताएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा मेरा मदद कर दीजिए, यही कि सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप लोग कर लिए होंगे क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, और शेयर थोड़ा ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। हम लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे परीक्षा के समय। ठीक है, 1000 ऑब्जेक्टिव, जो अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसके अलावा 1000 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और अच्छे लेवल का करवाएंगे। तो समझ जाइए, एकदम तैयारी शानदार रखना है, और सब चैप्टर को पढ़िए, सब्जेक्ट यानी पार्ट को पढ़िए, चैप्टर को ऑब्जेक्टिव कीजिए। ओके, ऑब्जेक्टिव करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए आपको अभी परेशान नहीं होना है। हम ऑब्जेक्टिव गेस कर दिए थे पिछले साल भी लड़कों को, इस साल भी कर देंगे,
तो परेशान आपको नहीं होना है। पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और ऑब्जेक्टिव करके अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आप कहाँ तक सक्षम है चीज़ों को करने में और चीज़ों को समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।